तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एलियास कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि अपनी खुद की कमांड कैसे बनाते हैं बिना एलियास के। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। आपको पता है कि ये जो कमांड होती हैं बिन और आपकी एस बिन, या बैकएंड में देखोगे ना तो ये कमांड आपकी कनेक्टेड है यूएसआर बिन और यूएसआर एस बिन से। ये कहीं ना कहीं ये इधर से आ रही हैं। तो अब अगर आप इनका डेटा देखें यूएसआर बिन WC-L, तो यहाँ 1493 कमांड हो गई। ऐसे ही इसको अगर देखें यूएसआर एस बिन को, तो यहाँ 537 कमांड है। मीन्स यूज़र रिलेटेड कमांड्स हैं वो टोटल 1493 कमांड है, लेकिन जो रूट से रिलेटेड कमांड है वो 537 कमांड है। तो अगर इसमें नई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो ये उसी हिसाब से घटती बढ़ती है। अगर आप वैसे अगर इनके बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, चलिए इनके बीच में ऐसे डिफरेंस देखते हैं। ऐसे क्या डिफरेंस है, तो ये बता रहा है कि ये कमांड्स ओनली यूएसआर बिन में है और ये कुछ एस बिन में है। तो ये डिफरेंस कमांड से हम देख सकते हैं। अब क्या है कि रेडिट में ना, तो आपने डिफरेंस देख लिया। अब रेडिट में ये क्वेश्चन आता है रेडिट के एग्जाम में कि अपनी खुद की कमांड बनाओ। वो आपसे एलियास नहीं बनवा के देखेगा, वो आपसे कहेगा कि आप खुद की कमांड बनाओ, मुझे कुछ कमांड चलानी है। सपोज करो उसमें कुछ इस तरीके से एग्जाम में आता है, जैसे psaux 5 grep -i sshd। ये कमांड हमने चलाई, हमें इस आउटपुट से मतलब नहीं है। वो ये कहेगा कि मुझे इस कमांड का आउटपुट चाहिए, लेकिन ये दूसरी कमांड की थी जो तुम्हारे द्वारा कस्टमाइज हो, तुमने बनाई हो। तो इसमें एक फीचर होता है यूएसआर लोकल टिन। अभी इसमें आप ls-lrth करके देखोगे तो ये 0 है। और अगर यहाँ आप एक फाइल बना देते हैं उसमें कमांड्स डाल देते हैं तो आपकी कस्टमाइज कमांड्स बन जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये PS, वो कहेगा कि आप ऐसा करो कि PS info नाम से मुझे वो कमांड चलवानी है और उसका आउटपुट ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करने से पहले देख लेते हैं विच PS info, क्या ये कमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ये कमांड कह रहा है कि नो PS info एग्जिस्ट, किसी भी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती PS info। अब हम जरा इसको बनाते हैं। हम एक कमांड तैयार करने वाले हैं PS info और इसमें हम आउटपुट डाल देंगे। मैंने आउटपुट डाल दिया इसके अंदर और इसको हम कर देंगे सेव फाइल भी। ठीक, अब जरा इसको ls-lrth करके देखते हैं। अब क्या है, ये फाइल बन गई, लेकिन अभी ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी परमिशन क्या है, रीड राइट रीड रीड। ये परमिशन का चैप्टर आगे आपका आएगा, तब जब मैं पढ़ाऊंगा तो तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो इसमें कहीं X नहीं लिखा आ रहा है। X का मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं। तो अगर आप अभी देखोगे ना विच PS info, अभी भी कह रहा है नो PS info एग्जिस्ट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको परमिशन दे रहे हैं। इस कमांड को बस अभी के लिए याद रखो, इसको आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में। मैंने PS info को आपको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी। X माने एग्जीक्यूट, कि मुझे इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना है, अपनी कस्टमाइजेबल कमांड में बना रहा हूँ। तो अब देखते हैं ls-lrth में। तो देखिए पहले तो इसका कलर चेंज हो चुका है, ये ग्रीन कलर ये दिखा रहा है कि अब ये एग्जीक्यूटेबल होने के लिए रेडी है। अब देखते हैं विच PS info में दोबारा से क्या ये कमांड क्रिएट हो गई। तो ये कह रहा अब कमांड क्रिएट हो गई है, जबकि पहले नो PS info ये बोल रहा था। तो जरा PS info कमांड को चला के देखते हैं क्या ये आउटपुट देती है जो हमने इसमें डाला था। तो देखिए इसने सेम वही आउटपुट दे दिया जो हमने ऊपर एग्जीक्यूट किया था। तो ये आपका रेडिट का एग्जाम का क्वेश्चन है, वो आपसे बिना एलियास के अपनी कस्टमाइजेबल कमांड बनाने को बोलता है। रेडिट के एग्जाम में आपकी खुद की कमांड आपसे एग्जीक्यूट करवाएगा। वो कहेगा कि मुझे एक इस नाम की कमांड बना के दिखाओ और उससे ये आउटपुट आना चाहिए। तो वो आपको इस तरह से अचीव करना होगा। उसके लिए आपको एलियास नहीं बनाना, एलियास से वो एग्जीक्यूट नहीं करना। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करके उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये कमांड वैसे भी बहुत काम की है। अगर देखो मैं इसमें और भी कमांड्स डाल दूँ, मीन्स जो लोग पैचिंग करते हैं सर्वर्स पे, उनके लिए अगर उनको ये चाहिए कि मुझे एक ही कमांड में सारे आउटपुट मिल जाएं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये कमांड। अब जैसे मान लो कि उनको चाहिए होता है कि मुझे सर्वर का प्री चेक कलेक्ट करना है रीबूट से पहले, क्योंकि मैं उसको पैच करने जा रहा हूँ। तो ये हम वो पहले ऐसे अप टाइम लिखेगा, cat-cfs टैब लिखेगा, एक netstat-nr लिखेगा। ये सब कमांड से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये सब फीचर में हम पढ़ेंगे। cat-etc रेडिट रिलीज, क्योंकि हमें रेडिट रिलीज का वर्जन भी चाहिए होता है।
ठीक, df-h चाहिए, df-h wc-l चाहिए कि कितने फाइल सिस्टम थे, और हमें ename-a का आउटपुट भी चाहिए कि पहला प्रीवियस वर्जन कौन सा था कर्नल का। ifconfig-a का आउटपुट भी हमें चाहिए। तो ये मेजर आउटपुट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं रिबूट से पहले किसी सर्वर को पैच करने के टाइम पे, ताकि बाद में अगर वो सर्वर फंसे तो हम उसको ट्रबल शूट कर सकें प्री चेक आउटपुट से मैच करके कि कहाँ प्रॉब्लम है। अब मैंने 9 कमांड बना दी एक ही के अंदर। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये क्या होगा कि मैं अब सिर्फ एक कमांड चलाऊंगा और उसके अंदर 9 कमांड चल जाएंगी एक साथ। ये देखिए, आपका एक ही कमांड में 9 कमांड का काम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये एक तरह से बहुत हेल्पफुल होती है जो लोग पैचिंग करते हैं सर्वर्स पे, उनके लिए एक ही कमांड में सारा प्री चेक एक साथ आ जाता है। बस वो डाल दें यहाँ पे जो भी उनके एनवायरनमेंट में जो चीज़ें कॉन्फ़िगर हैं, उनको जो लगता है कि ये आउटपुट मेरे पास होने चाहिए, इधर डाल के आप खुद की एक कस्टमाइजेबल कमांड्स बना सकते हैं। तो ये था बिना एलियास के। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया। एलियास क्या करती है कि एलियास से हर यूजर वो कमांड चला सकता है जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में सिखाया है। अब उससे हर एक का अलग एनवायरनमेंट सेट हो सकता है, वो अपने सेट ऑफ कमांड्स बना सकता है एलियास के थ्रू अपनी -rc फाइल में उसका कमांड्स का सेट डाल के। लेकिन ये क्या कर रही है, ये ग्लोबली चल रही है। मींस अगर मैं स्टूडेंट यूजर से भी लॉगिन करूंगा और मैं psinfo चलाऊंगा अगर आउटपुट में, तो ये कमांड इससे भी चलेगी। मींस हर कोई यूजर ये कमांड चला सकता है। तो क्या होता है कि जो रियल एनवायरनमेंट होता है उसमें कई बार ऐसा होगा कि कमांड आपको लाइनक्स में नहीं दिख रही होगी। अब psinfo पहले कोई कमांड नहीं थी, तो मोस्टली जो रियल एनवायरनमेंट है उनमें क्या होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि ये कमांड तो है नहीं, फिर ये लाइनक्स पे चल कैसे रही है, तो आप समझ जाना कि इसको यहाँ कहीं डाला गया है। और उसको ढूंढने का तरीका ये है, आप उस कमांड को ऐसे कर लेना विच psinfo करके, अगर वो आउटपुट दे देगी तो मीन्स उसका सेट यहाँ बनाया हुआ है। और इसको आप कैट करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इतनी सारी कमांड्स यहाँ से चल रही हैं। रेड हैट में जो क्वेश्चन आता है वो यूज़र के थ्रू आता है कि मुझे इस यूज़र से चलवानी है। मान लीजिए कोई भी यूज़र, पहले तो वो कहेगा कि यूज़र ऐड करो, जैसे मैं कर देता हूँ रवीश, यूज़र एट रवीश, इस यूज़र से स्विच करो। और वो कमांड जो आपने ग्लोबली बनाई थी वो मैंने आपको बताया, वो कहेगा इस यूज़र से ये कमांड चलनी चाहिए psinfo। तो देखिए ये कमांड चल रही है। इससे चल क्यों रही है? क्योंकि जब हम ls-lrth कर रहे हैं उसको, तो आपने इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दी है अदर्स को। मीन्स हर कोई यूज़र इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। जो भी यूज़र चाहे नया हो या पुराना हो, वो इस पर एग्जीक्यूट कर पाएगा। मान लीजिए हम स्टूडेंट से लॉगिन है, मैं ls-lrth कर रहा हूँ, तो अब आपके पास एक फाइल बैश प्रोफाइल, बैश लॉगआउट, बैश हिस्ट्री, बैश rc, ये 4 फाइल होगी। ls-lrth करो .bash*, ये आपकी 4 फाइलें होगी। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो इनमें डिफरेंस ये है, जो बैश प्रोफाइल फाइल है अगर आप इसको कैट करें तो देखिए बैकएंड में .bash*rc को ही कॉल कर रहा है। bash*rc क्या होती है .bash*rc, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आप सेशन लॉगिन करेंगे और जो भी कमांड इसके अंदर डिफाइन है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएंगी सेशन ओपन करते ही। अब बैश प्रोफाइल और bash*rc में क्या अंतर है? बैश प्रोफाइल में ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी कमांड, जो भी आप यहाँ कमांड दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, वो सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। और अगर आपको वो हमेशा एग्जीक्यूट कराने है कि जब भी आप टर्मिनल ओपन करो वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ डालनी होगी। अब बैश लॉगआउट में क्या होता है? बैश लॉगआउट में आपकी वो कमांड्स आएंगी जो आपके लॉगआउट के बाद एग्जीक्यूट होती हैं। और बैश हिस्ट्री में उस यूज़र की हिस्ट्री होती है कि उस यूज़र ने कौन कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट की हैं। इसका यूज़ आप कब करोगे? जब आप देखोगे कोई यूज़र अनएक्सपेक्टेड रिबूट कर देता है सर्वर को, और आपको मैसेज फाइल में दिख रहा था कि रिबूट से पहले कोई यूज़र लॉगिन हुआ है और आपको उससे वेरीफाई करना है कि इस यूज़र ने ये कमांड चलाई थी या नहीं चलाई थी, तो आप उसकी होम डायरेक्टरी में ऐसे जाके बैश हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि उसने यहाँ रिबूट कमांड चलाई थी या नहीं चलाई थी। तो ये आपको 4 ऑप्शन ये पता चल गए। और एक मैंने अब आपको बता दिया, खुद की कमांड क्रिएट करना usr लोकल bin से, ये कमांड होगी। तो आपको 4 चीज़ें अब पता चल गई हैं। बैश लॉगआउट को भी एक बार देख लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट से फिर जाओ। बैश लॉगआउट में जनरली कौन कौन सी कमांड आप डाल सकते हैं, जैसे क्लियर कमांड, मीन्स आपके शेल से एग्जिट होते ही क्लियर कमांड चल जाए, या किसी या आपकी कोई ऐसी DVD या CD या USB ड्राइव है जिसको आपको बार बार
यू माउंट करना पड़ता है शेल एग्जिट करने के बाद, तो वो आप यहाँ ऑटोमेटिक डाल सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक यू माउंट हो जाएगी आपके शेल को एग्जिट करते ही। इस तरह की कमांड्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं बैश लॉगआउट के अंदर। जनरली इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूज़र हमेशा प्रेफर करता है कि हम खुद से ये काम करें। तो ये इतनी यूज़फुल कमांड नहीं है बैश लॉगआउट, क्योंकि क्लियर तो हम खुद भी चलाते रहते हैं ऐसे कर। हाँ, क्लियर का एलियास बना सकते हैं आप CS करके, कि C से जैसे एलियास में C = क्लियर डाल दें हम, तो हमें मतलब पूरा क्लियर वर्ड ना लिखना पड़े, बस C से काम हो जाए, तो ये हम कर सकते हैं। तो बैश लॉगआउट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही बैश प्रोफाइल की इतनी ज़रूरत पड़ती है। वन टाइम एग्जीक्यूट के लिए आप मैनुअली जा सकते हैं। हाँ, बैश हिस्ट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। जब पता चले कि जैसे कोई सर्वर रिबूट हो गया, आपको RCA चाहिए, तो आपको ये देखना होता है मैसेज लॉग्स को पढ़ के। यहाँ जो मैसेज लॉग्स होते हैं, इन मैसेजेस लॉग्स को पढ़ के आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि रिबूट से पहले कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ था, फिर उसकी बैश हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हैं उसने कौन कौन सी कमांड्स चलाई है। अब चलिए एक और देख लेते हैं। एक और कमांड होती है आपकी फाइल हो गई rc.local। इधर कौन सी कमांड्स डलती हैं? इधर वो कमांड डलेंगी जब सर्वर आपका रिबूट होके अप आ रहा हो और आपने शेल ओपन ना किया हो और आपको कमांड फिर भी बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करानी है, कुछ ऐसी जो आपको मैन्युअली करनी पड़ती है हर बार हर सर्वर पे। जैसे मान लो कुछ सर्वर्स पे NFS जब ऑटोमेटिक अनेबल नहीं होता है और हमको उसको इस कमांड के अंदर डालना होगा कि वो ऑटोमेटिक वो सर्विस स्टार्ट हो जाए। देखते हैं, ये देखिए जैसे इसमें डाल रखी है टच कमांड, मीन्स ये कह रहा है कि जब भी रिबूट होगा सर्वर, आपकी ये कमांड चलेगी और वो ऑटोमेटिक ये फाइल बना देगी बैकएंड में। बस ये बात है कि हर यूजर से चलवाने के लिए उसको परमिशन देनी पड़ेगी एग्जीक्यूशन की। अब अगर आप यहाँ सेम systemctl NFS की कमांड डाल दें कि मेरे को NFS की सर्विस रीस्टार्ट करवानी है, जो कि हमारा फ्यूचर टॉपिक है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इसीलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मीन्स अगर हमें चाहिए कि हम भी यहाँ अपने एक कमांड डाल दें कि हमारे सर्वर के रिबूट होने के बाद या तो वो फाइल क्रिएट हो जाए या डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, कुछ भी हो जाए जो हमें चाहिए, जो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको लगता है सूटेबल है, ये होना चाहिए। ये हर बार मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि रिबूट होने के बाद कोई सर्विस आप नहीं आती है, उसको मुझे मैनुअली चलाना पड़ता है, या कोई फाइल सिस्टम माउंट नहीं होता, उसको मेरे को मैनुअली माउंट करना पड़ता है। तो आप उसको rc.local के अंदर डाल सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक चल जाए। तो इसमें और बैश rc में डिफरेंस क्या हुआ? अभी एक नया क्वेश्चन आया कि डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों फाइलों में क्या डिफरेंस है? अब इन दोनों फाइलों में ये डिफरेंस है, इसमें डाली हुई कमांड आपकी तब तक नहीं एग्जीक्यूट होंगी जब तक आप नया सेशन कोई ओपन नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से न्यू सेशन खोल रहा हूँ, जब तक आप इस सेशन को ओपन नहीं करेंगे तब तक बैश rc आपकी कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। rc.local का यूज़ नहीं होता है कि आपको कोई सर्वर के रिबूट होने के बाद बिना टर्मिनल पे लॉगिन करे बैकएंड में कमांड चलवानी है, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई फाइल सिस्टम को मैनुअली माउंट करना होता है आपको, या आपको कोई सर्विस मैनुअली चलानी होती है हर बार रिबूट के बाद। उस चीज़ को परमानेंट फिक्स करने के लिए हम इस फाइल के अंदर डाल सकते हैं उस कमांड को। तो ये मेन डिफरेंस है बैश rc और etc rc.local के अंदर। अब आपकी एक और फाइल होती है etc MOTD। MOTD क्या होता है? मीन्स मैसेज ऑफ द डे। ये फाइल आपका क्या हेल्प कर सकती है? ये फाइल आपकी हेल्प करती है कि जब आपको एक मैसेज को सारे यूजर्स को ब्रॉडकास्ट करना हो, जो भी सर्वर पे लॉगिन हो या लॉगिन होने वाला हो, कि आपको आज काम खत्म करना है, 4 बजे तक करना है, 5 बजे तक करना है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करना, और उसके बाद आपको अपना सिस्टम लॉग आउट मार देना है क्योंकि डाउन टाइम है, पैचिंग होने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विम etc MOTD में आप यहाँ पे लिख देना कि देयर विल बी अ पैचिंग एट 9 PM EST, प्लीज लॉग आउट बिफोर दिस। ये हो गया। अब हम इसको कर देते हैं सेव। ये मैंने कर दिया सेव। अब हम नया टर्मिनल ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये आउटपुट आता है नहीं आता है। मैं डुप्लीकेट सेशन खोल रहा हूँ यहीं से, तो देख लीजिए लिखा आ गया कि देयर विल बी पैचिंग एट 9 PM, प्लीज लॉग आउट बिफोर दिस। अब अगर मैं SU-student से लॉगिन करता हूँ तो उसके पास ये नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब आप फिर से एक नया सेशन खोलिए। उसके पास वो कैसे आएगा, क्योंकि आप तो रूट से स्विच हुए हैं, तो आपको तो पहले ही मैसेज आ चुका है।
डुप्लीकेट सेशन। यहाँ अगर स्टूडेंट यूजर खुद से लॉगिन कर रहा है तो देखिए उसको मैसेज आ गया, देयर विल बी अ पैचिंग एट 9 PM, प्लीज लॉग आउट बिफोर दिस। अब आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आप हर यूजर को ईमेल करें सेपरेटली कि पैचिंग होने वाली है और लॉग आउट कर दीजिए। तो ये एक बेस्ट मेथड है ये अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने का, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और सब अपना लॉग आउट कर दें। मैसेज ऑफ द डे फाइल का यूज है, बट ध्यान रखना कि ये सिर्फ एज अ मैसेज की तरह ट्रीट करेगा। अगर आपसे कोई पूछे क्या इसके अंदर भी कमांड्स बना सकते हैं, तो ये कमांड्स की तरह ट्रीट नहीं करेगा उसको, ये उसको एज अ मैसेज ही ट्रीट करने वाला है। मान लो मैं df-h डाल देता हूँ तो क्या ये आउटपुट दे देगा उसका? ये df-h का आउटपुट नहीं देने वाला, ये उसको एज अ कमांड ना दिखा के उसको एज अ मैसेज दिखाएगा। और मैं फिर से करता हूँ लॉगिन, देखिए अभी ये यहाँ सीधा df-h ही दिखा रहा है, मीन्स ये एज अ मैसेज ट्रीट करता है ना कि एज अ कमांड। एज अ कमांड ट्रीट कराने के लिए आपको बैश RC के अंदर डालना होगा कमांड को। और ये ज़रूर याद रख लेना कि नेक्स्ट टाइम इसको हटा ज़रूर देना जब आपकी पैचिंग कंप्लीट हो जाए। इनको सबको हटा देना ताकि नेक्स्ट टाइम आपका मैसेज ना आए, इसलिए इस फाइल में से सब नल्लीफाई कर देना। अदरवाइज ये मैसेज कंटिन्यूस जाता रहेगा और लोग कंफ्यूज होकर लॉग आउट मारते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।